ओके गाइस, ठीक है। सो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके। देखिए, हम सेल्सफोर्स के बारे में बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं, ठीक है। तो उनको भी सेल्सफोर्स के बारे में प्रॉपर आइडिया है, तो हम उसी लेवल से ट्रेनिंग सेशंस को स्टार्ट करेंगे और सभी सेशंस हमारे इसी लेवल के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सेल्सफोर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेल्सफोर्स एक कंपनी है, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर है उसके एक प्रोडक्ट की वजह से, जो है salesforce.com। मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com। अब आपने ऐसी मल्टीपल कंपनीज देखी है, जैसे गूगल है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। वैसे ही सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। अब इन्होंने ये कंपनी बनाया था और ये सबसे पॉपुलर है उसके एक प्रोडक्ट की वजह से, जो है salesforce.com। अब ये सेल्सफोर्स प्रोडक्ट क्या करता है? ठीक है, इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया सेल्सफोर्स, अब ये प्रोडक्ट क्या करता है? तो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट अगर हम एक्सप्लेन करें तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्रोडक्ट है, राइट। सो सेल्सफोर्स इज ए cloud based CRM solution that brings companies and customers together। अब देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसके बारे में अभी डिस्कस करें कि सेल्सफोर्स क्या है। एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब ये हर बिजनेस की नीड है कि हर बिजनेस अपने कंपनीज के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना चाहता है, तो वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहता है। अब ये हर बिजनेस की नीड होगी। अब आप जाओगे किसी भी, आप अगर मॉल में भी जाते हो, राइट, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो आप, तो वहां से आपका नंबर लिया जाता है, राइट, जब वो बिल्स बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि उनके पास जब भी कोई ऑफर लॉन्च होगा, वो आपको मेल्स या फिर आपको मैसेजेस करते हैं। क्यों? ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और ये हर बिजनेस की नीड है। तो यहां पर कस्टमर्स एंड कंपनीज, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ये सीआरएम, राइट। अब हमने कहा सेल्सफोर्स क्या है? एक सीआरएम है, राइट, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब इसकी नीड क्या है? क्यों बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है? क्या क्या नीड है? क्या हर कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करेंगी? क्या ये जरूरत है मार्केट में? अगर हमने बिना किसी सीआरएम एप्लीकेशन के क्या हम कोई बिजनेस नहीं रन कर सकते? सो देखिए, बहुत बेसिक से यहां पर डिस्कस करेंगे, एक रियल टाइम नीड को समझेंगे यहां पर। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन में हमने चार टर्म्स निकाली, क्लाउड बेस्ड, देन हमने कहा सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, सो क्लाउड बेस्ड, तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट है जिसके लिए हमें एक कंप्लीट सेशन लगेगा। तो कल का सेशन हमारा सिर्फ ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहेगा, कल का सेशन। आज जो हमारा मेन डिस्कशन होगा, जो सीआरएम की नीड को हम समझेंगे, और ये सीआरएम कैसे कंपनीज एंड कस्टमर्स, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करता है। तो तीन ये कंसेप्ट आज हमारे क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आप सेल्सफोर्स के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओगे कि सेल्सफोर्स क्या होता है एंड ये सीआरएम क्या है। और कल का हमारा कंप्लीट सेशन इस क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहेगा, ठीक है। अब इसको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करिए कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो,
सपोज करिए कि एक लैपटॉप और डेस्कटॉप, आप ये लैपटॉप और डेस्कटॉप का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट आपने बनाया, राइट, या फिर आप इसके साथ कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब हमें अब इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, नेक्स्ट डे से वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। लेकिन हमने जो प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स है उससे अच्छा प्रोडक्ट हो, या फिर एक पर्टिकुलर एक कम प्राइस में हम एक ज्यादा क्वालिटी सर्विस हम उनको प्रोवाइड करें, ये हमें पता है। लेकिन अब लोगों तक वो चीजें पहुंचानी है हमें। सो ऐसा तो नहीं है कि आज हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और नेक्स्ट डे से वो सेल होना स्टार्ट हो, क्योंकि लोगों तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब हमें मार्केट में सेल करना है, कैसे करना होगा, क्या क्या चीजें हमें करना होती है, बताइए। मार्केटिंग करना पड़ेगा सर, और प्रोडक्ट प्रमोशन करना पड़ेगा, करेक्ट, तब लोग सबसे अपने पहला रीच स्टेप है पर आपके करेंगे। बिजनेस का कि आपको इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा, राइट। सो हमें मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस रन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके टारगेटेड कस्टमर्स क्या है। आपने टारगेटेड कस्टमर्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। अब उन टारगेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने प्रोडक्ट को उन कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए हमारे पास वे क्या है, मार्केटिंग। अब हर बिजनेस में सबसे पहला स्टेप आ गया आपका मार्केटिंग का, कि अगर आपको बिजनेस करना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब आपने मार्केटिंग टीम बिठाया। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को उन पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाता है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस तक आपको पहुंचाएगा, जिससे आपके बिजनेस में मल्टीपल लोग इंटरेस्ट शो करेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, मार्केटिंग टीम क्या करती है, यहां पर कैंपेन्स रन करती है, मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये कई तरीके के मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग होती है, ठीक है, बैनर्स लगाते हैं, राइट। जैसे कैंपेन्स में अगेन यहाँ पर आपके वेबिनार्स, सेमिनार्स, ये सारी चीजें भी आ जाती है, ठीक है। अब कैंपेन्स रन हुए, कैंपेन से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच गया। अब अगर प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों तक के पास पहुंचा है और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है, वो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट दिखाएंगे कि ये हमें इस प्रोडक्ट को बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चीजें आप इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि उन्हें उस प्रोडक्ट की नीड है। जैसे अगर आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात कर रहे हो, तो जो भी एम्प्लॉयज होंगे या स्टूडेंट्स है, कोई स्कूल्स, कॉलेजेस जिनको लैपटॉप और डेस्कटॉप की जरूरत है, वो इंटरेस्ट शो करेंगे। अब जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, बिजनेस टर्म में हम उनको कहते हैं लीड। मतलब कैंपेन्स रन करने से हमारे पास क्या आई, लीड। लीड मतलब ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई करण नाम का स्टूडेंट आया है, राइट, राज नाम का स्टूडेंट है, साहिल नाम का स्टूडेंट है, करेक्ट, कोई एम्प्लॉय है रमेश, कोई XYZ कॉलेज है, करेक्ट, उनके लिए लैब्स को सेटअप करने के लिए उनको चाहिए, कुछ ABC ऑर्गेनाइजेशन है, अब उनको भी क्या चाहिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टीपल डेस्कटॉप और लैपटॉप की जरूरत है। अब ये क्या हुए, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स मींस लीड्स, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया। मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, कैंपेन से हमारे पास लीड्स आई। अब इन लीड्स को हमें कन्वर्ट करना होता है हमारे कस्टमर्स में, राइट। अब ये हमारे कस्टमर्स नहीं है, इन्होंने जस्ट इंक्वायरी किया, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, मतलब ये लीड हुए, ये पोटेंशियल कस्टमर्स है जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये ट्राई करना है कि इन सभी लीड्स ने हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। अब ये प्रोडक्ट बाय कैसे करेंगे, हमें उन्हें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स है उन सभी प्रोडक्ट से बेहतर है, राइट। सो ये काम कौन करता है बिजनेसेस के लिए, इन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। ये कौन करेगा आपके लिए, आपके बिजनेस में, बताइए। मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग टीम सेल्स ने तो टीम, अपना काम कर लिया, मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, सेल्स टीम, राइट।
हमें जरूरत है तो सेल्स टीम का, राइट। हमें अनादर एक टीम चाहिए जो है हमारी सेल्स टीम। अब ये सेल्स टीम क्या करती है, इन सभी लीड को कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेगी आपके कस्टमर्स में, राइट। तो यहां पर है अभी आपके कस्टमर्स। अब ये सेल्स टीम का काम यही होता है, क्योंकि सेल्स प्रोसेस डिफरेंट है, राइट। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कैसे करो। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेल्स को मैं सिर्फ आपको उसका कोर रोल बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब ये टीम काम करेंगी तो इसमें बहुत सारी एक चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है। जैसे मार्केटिंग में कई सारी चीजें हैं, सेल्स एक कंप्लीट साइकिल होती है, सेल्स साइकिल, हर बिजनेस की डिफरेंट सेल्स साइकिल होती है। तो उसी तरीके से हमें इस एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करना होता है। जैसे मैक्सिमम केसेस में आपके B2B और B2C यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। फिलहाल के लिए सेल्स टीम का काम समझिए कि जो लीड हमारे पास आ रही है उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। अब उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी एक्शंस यहाँ पर इन्हें परफॉर्म करना होता है सेल्स टीम को। तो सपोज करिए इन्होंने वो सारी चीजें परफॉर्म किया एंड लास्ट मोमेंट पर अब कुछ लीड हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हुई। अब ऐसा नहीं कि हर कोई कन्वर्ट होगा, हो सकता है कि जैसे XYZ कॉलेज है, अब उन्होंने कहा कि उनको वो नया लैब सेटअप कर रहे हैं, उस टाइम पर उनको जरूरत है, मतलब 2 महीने बाद, राइट। मतलब वो तुरंत तो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे करण ने बाय किया, ठीक है, राज, देन साहिल, अब रमेश ने कहा कि नेक्स्ट मंथ में जैसी उनकी सैलरी होगी तब वो बाय करेंगे। देन ABC ऑर्गेनाइजेशन ने, अब देखिए ये डेटा हमने हमारे कस्टमर्स में स्टोर कर लिया। अब ये हमारे कस्टमर्स है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, राइट। मतलब जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, राइट, जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो भी डेटा हमें स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है, ये फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, तो ये भी डेटा हमें स्टोर करके रखना होगा। जो हमारे कस्टमर्स है वो भी डेटा हमें स्टोर करके रखना होगा। सो मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया, लीड्स ला के दिया। अब उस लीड को कन्वर्ट करने का काम किया हमारे सेल्स टीम ने। अब ऐसे हमारे पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जब कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत भी आ सकती है। इंस्टॉलेशन इशू आया, कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इशू आया, काफी सारी चीजें हो सकती है कि जो वो यूज कर रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है। अब ये क्या करेंगे, कोई भी अगर दिक्कत आए, हर बिजनेसेस क्या करते हैं, अपना फोन नंबर, राइट, या फिर ईमेल एड्रेस और वेबसाइट से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, राइट, कि अगर कोई भी इशू आया तो आप हमें कांटेक्ट करिए। तो कस्टमर्स अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो इनके थ्रू इस बिजनेस के लिए कॉल करेंगे, राइट, कि ये हमारी क्वेरी है, ये दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। तो ये जो कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, राइट, बिजनेस टर्म में हम इसको कहते हैं केसेस। अब ये जो केसेस आ रहे हैं या इश्यूज आ रहे हैं, अब इनको सॉल्व कौन करेगा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है हर बिजनेस के लिए। अब इसे कौन सॉल्व करेगा, सपोर्टिंग टीम, राइट। हमें अनदर टीम की जरूरत है जो है हमारी सपोर्ट टीम, राइट। तो देखिए हमें 3 टीम की जरूरत होती है, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, सपोर्ट टीम। अब क्योंकि आपने सिर्फ मार्केटिंग अच्छी किया, लेकिन अगर आपकी सेल्स टीम अच्छी नहीं है तो भी आपका बिजनेस प्रॉपर नहीं चल पाएगा। आपने मार्केटिंग ही प्रॉपरली नहीं किया, सेल्स टीम आपकी कितना भी अच्छा हो, लेकिन लीड्स नहीं आ रही है, जो पोटेंशियल कस्टमर से वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो भी दिक्कत आएगा। आपकी सेल्स टीम अच्छी है, आपकी मार्केटिंग टीम अच्छी है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अगर आप उनको अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। वो एक बार ठीक है आपने प्रोडक्ट बाय किया, वो इन फ्यूचर कभी किसी अनादर को रेफर नहीं करेंगे या फिर वो खुद कभी आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। मतलब हर बिजनेस का एक पिलर हो सकता है यहाँ पर ये तीनों चीजें, कि जिसमें आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स और आपका सपोर्ट, ये तीनों चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। एंड एज अ बिजनेस ओनर, ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर आप क्या इंश्योर करोगे कि आपकी सेल्स टीम, आपकी मार्केटिंग टीम एंड आपकी सपोर्ट टीम ये अच्छी हो। अब कोई भी बिजनेस कर रहा है
तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए बिजनेस कर रहा है, यस और नो? हर बिजनेस मैन का एम क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की तरफ पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वो ग्रोथ करे अपने बिजनेस में। अब ग्रोथ करने के लिए उनको और क्या क्या चीजें चाहिए? अगर सपोज करिए सेल्स टीम उन्होंने बिठाया, मार्केटिंग टीम उन्होंने बिठाया, सपोर्ट टीम उन्होंने बिठाया, लेकिन अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, अगर उसमें से कोई एक भी टीम काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो क्या होगा इस केस में? कस्टमर्स मतलब आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत है। अब इसके लिए और क्या सॉल्यूशन वो अप्लाई करे? तो वो इन तीनों पे प्रॉपरली चेक करेगा कि ये तीनों टीम अपना काम प्रॉपर कर रही है या नहीं, राइट? अब ये तीनों चीजें, जो तीनों टीम है अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, ये आप कैसे ट्रैक कर पाओगे? अब आप इमेजिन करो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, सेल्स है, मार्केटिंग है, सपोर्ट है, बिना सॉफ्टवेयर के। अब आप इस बिजनेस को इमेजिन करके देखो, कैसे मैनेज कर पाओगे आप? सबसे पहले तो आपने एक ही सिटी में वर्क किया, नागपुर में, फिर आपने बिजनेस को एक्सपांड किया, अब आपकी सर्विस पुणे में है, मुंबई में है। अब आप सोचो, एज अ बिजनेस ओनर आप इस डेटा को कैसे मैनेज करोगे कि नागपुर में भी आपकी टीम काम कर रही है, पुणे में आपकी टीम काम कर रही है, मुंबई में। बिना सॉफ्टवेयर के आप इस डेटा को मैनेज कर पाओगे क्या? सभी टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, ये आप मैनेज कर पाओगे क्या? नो। तो हमारे पास एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां पर आप एक जगह से आपके कंप्लीट बिजनेस को आप चेक कर पा रहे हो, आप अपने बिजनेस प्रोसेस में सारी फंक्शनलिटी को आप चेक कर पा रहे हो। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां से आपका कंप्लीट बिजनेस मैनेज हो रहा है, राइट? जहां से आपकी टीम, जैसे एज अ ओनर आप भी इसको एक्सेस कर रहे हो, आपकी टीम इसको एक्सेस कर रही है, चाहे वो सेल्स टीम हो या फिर वो मार्केटिंग टीम है या सपोर्ट टीम है। अब एक ही जगह पर आपका डेटा है एंड आपकी सारी टीम इस डेटा को एक्सेस कर पा रही है। अगर कंप्लीट डेटा है यहाँ पे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जहां से ये कंप्लीट बिजनेस डेटा को आप मैनेज कर पाओगे, राइट? अब आप चाहे किसी भी सिटी में वर्क कर रहे हो, लेकिन डेटा आपके पास एक ही जगह पर है, आप कहीं पर भी बैठ के आप ये सभी डेटा को मैनेज कर पाओगे कि पुणे में कितनी लीड आई, कितनी कन्वर्ट हुई, देन नागपुर में, देन मुंबई में, सारी चीजें। सेल्स टीम अपना काम अच्छे से कर रही या नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेशन के थ्रू सारी फंक्शनलिटी को आप ट्रैक कर सकते हो। सपोर्ट टीम अपना काम अच्छे से कर रही या नहीं, ये सारी फंक्शनलिटी को आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है, बिना एप्लीकेशन के आप अपने बिजनेस को इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इतना सारा डेटा को स्टोर करना है, प्लस अभी बिजनेस प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना है। हर बिजनेस प्रोसेस में अभी ऑटोमेशन काफी ज्यादा जरूरी है। अब आप सपोज करिए, आपने देखा होगा कि इतने सारे बिजनेसेस है, एग्जांपल के लिए अब जैसे कोई कार का शोरूम ही लीजिए, कोई कार कंपनी है जो कार बनाती है, अब इतने सारे उनके शोरूम्स है, इतने सारे उनके सर्विस सेंटर्स है, अगर वो बिना सॉफ्टवेयर के अगर इसको बिजनेस को मैनेज करेंगे तो कर पाएंगे क्या? अब इतना सारा उनका डेटा है, वो प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, राइट? एक छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी अभी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, राइट? और ऐसे बिजनेसेस जिनका कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं, जिनका मल्टीपल जिनके कस्टमर्स है, तो ऐसे सभी बिजनेसेस को एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन बिजनेस की सभी फंक्शनलिटी को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, सेल्स, सपोर्ट, मार्केटिंग। तो उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, जहां से वो अपने कंप्लीट सभी कस्टमर्स के डेटा को मैनेज कर पाएगा। अभी आप इतने सारे बिजनेस का एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया। अब क्या होता है, जैसे आप कोई कार परचेस करते हो तो आपको ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही फिर आपकी पहली सर्विसिंग आ जाएगी, अगेन आपको भी एक मैसेजेस आना स्टार्ट होंगे, राइट? प्लस जो सर्विस सेंटर्स है वहां पर ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक होगी। अब ये सारे फंक्शनलिटी अगर आप बिना एप्लीकेशन के करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स है, क्या क्या चीजें आप याद रखोगे? लेकिन एप्लीकेशन ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। एक बार आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट, एप्लीकेशन में कि आज किसी ने अगर प्रोडक्ट लिया है
एग्जैक्ट 30 डेज बाद अगर उनकी सर्विसिंग आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल हो जाएगा। ये सब कुछ एक एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल है। और कंपनीज भी अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहती है, तो जितनी अच्छी सर्विसेज वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगी तब जाके वो बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, राइट। जैसे और भी एग्जांपल्स है, आप अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री का देखो, जैसे जियो एयर फाइबर अगर आपको लगाना है तो वो आप कहीं पर भी लगा रहे हो, मल्टीपल सिटीज में से आप यहाँ पर इंक्वायरी करो, आप इंक्वायरी कर रहे हो नागपुर, आप सिर्फ उनकी वेबसाइट पे गए, अब वेबसाइट तो उनकी एक ही है, ऐसा नहीं कि पुणे के लिए दूसरी वेबसाइट बनाया है, नागपुर के लिए दूसरी वेबसाइट, ऐसा नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे, सभी फॉर्म फिल किया आपने, ठीक है, अपनी डिटेल्स दिया, जैसे आप सबमिट कर रहे हो, अब उनका ये सर्विस तो मल्टीपल सिटीज में है, लेकिन जब आपको कॉल आएगा रिटर्न, सबसे पहले जैसे आपने इंक्वायरी किया आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा उनकी तरफ से, ठीक है, कि हमारा ये सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपसे कांटेक्ट करेगा। अब वो कांटेक्ट कहां से आता है, वो आप जिस सिटी में हो, जिस नियर बाय लोकेशन पे है, वहीं से आपको कांटेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आपने इंक्वायरी किया नागपुर से और आपको कॉल आएगा पुणे से। मतलब इस सिस्टम में ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है, उस बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीटली उस सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू हमने मैनेज किया हुआ है, राइट। उस बिजनेस प्रोसेस को हमें ऑटोमेट किया है कि जैसे ही कोई लीड आ रही है उस लीड को असाइन करना है, राइट, उसको ऑटोमेटेड ईमेल करना है, करेक्ट। अब जो डेटा यहाँ पर आ रहा है वो डेटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस में स्टोर भी होना चाहिए वेबसाइट से, ये सारी फंक्शनलिटी बनी है। अब सेल्सफोर्स ने यहीं पर एक स्मार्ट मूव लिया कि ये जो फंक्शनलिटी है कॉमन बिजनेस की, वो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। जो कॉमन बिजनेस नीड है सेल्सफोर्स में, मतलब हर बिजनेस की, वो उसने सेल्सफोर्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। तो इससे एप्लीकेशन भी बहुत कम टाइम में बिल्ड होता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा कंपनीज जो है वो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन की तरफ जा रही है, सीआरएम की तरफ जा रही है, सेल्सफोर्स सीआरएम, राइट। तो ऐसे कई सारे सीआरएम भी है मार्केट में, लेकिन सबसे पॉपुलर जो सीआरएम है मार्केट में वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। क्लियर है गाइस यहां तक कि सीआरएम की नीड कहां पे आएगी हर बिजनेस के लिए, यहां तक क्लियर है आप लोग? यस, Yes, sir. सीआरएम क्लियर हो रहा है कि Yes. सीआरएम की नीड Yes. कितनी है मार्केट में, Yes. और क्यों मल्टीपल बिजनेसेस सीआरएम को यूज कर रहे हैं, राइट। अब सिंपल टर्म में अगर आपको याद रखना है, आपका सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग, अब मैं इतने टर्म क्यों लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये कॉमन नीड है हर बिजनेस की, राइट। अब मैं किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीआरएम एप्लीकेशन जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सेल्सफोर्स इसमें हमेशा इंप्लीमेंटेशन करता है, नई नई चीजें लाता है, हर इंडस्ट्री के लोग इसको यूज कर पाए इसीलिए। और कॉमन नीड है हर बिजनेस में, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, राइट, ये हर बिजनेस की नीड है। सो देखिए सीआरएम क्या है, सीआरएम को हम कह रहे हैं यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब क्या कर रहा है ये, हमने सारी चीजें तो इसमें समझ लिया कि सीआरएम की जरूरत क्या है। सो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली। सो देखिए सीआरएम इज ए टूल, फॉर managing all our business interactions and relationships with customer and potential customers। देखिए सीआरएम क्यों यूज होता है, हर बिजनेसेस क्यों सीआरएम यूज कर रहे हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। जितना ज्यादा वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रो करेंगे, राइट। क्योंकि हर बिजनेस का एम क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, और यहां पर सीआरएम भी वही चीजें प्रोवाइड कर रहा है। सो द गोल ऑफ सीआरएम भी वही चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। CRM is to retain the existing customers, and
grab the new customers in our business। देखिए, सो हर बिजनेस का भी यही एम है कि वो अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, जो उनके कस्टमर्स है वो हमेशा उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करें, प्लस उनके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे, राइट। और यहीं पे उनको सीआरएम एप्लीकेशन हेल्प करता है ये सारी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए मल्टीपल कंपनीज सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करती है, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब देखिए, सीआरएम की नीड तो सभी को क्लियर हो गई। अब इतने सारे इंडस्ट्रीज है, राइट। अब हर इंडस्ट्रीज में सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करना है, कितने सारे बिजनेसेस है, हर बिजनेस की नीड है कि वो सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करे, राइट। तो वो किसके पास जाएंगे? सेल्सफोर्स के पास। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेंगे, राइट। अब जब वो सेल्सफोर्स सीआरएम, क्योंकि ये मार्केट की नीड है, ये कभी फिनिश नहीं होने वाली, सीआरएम एप्लीकेशन हर बिजनेस को चाहिए। अब अगर वो सीआरएम उन्होंने सिलेक्ट किया सेल्सफोर्स, तो जाहिर सी बात है कि सेल्सफोर्स को डेवलप करने के लिए, सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत लगेगी? हमें सेल्सफोर्स डेवलपर्स, मतलब हमारी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो अब हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, तो कैसे बनेंगे, क्या क्या चीजें हमें सीखना पड़ेगा सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए? देखिए, तो इसके बारे में भी आपने आइडिया लिया होगा, कुछ रिसर्च करके आए या नहीं? तो बताइए, अब अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें हमें पढ़ना होती है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में? आपने दो टर्म्स तो कॉमनली सुना होगा, क्या है ये दो टर्म्स? एडमिन एंड डेवलपमेंट, ये सुना आपने? यस और नो गाइस? एडमिन एंड डेवलपमेंट, Yes, sir. करेक्ट? Yes. जो ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक रिसर्च नहीं किया, मतलब वो श्योर नहीं है कि हमें क्या करना है, और ऐसे कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी है जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे करना है, उसके बारे में रिसर्च करिए एंड अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है। सो अब इसमें मेनली हमारे पास होती है, देखिए, कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। सेल्सफोर्स में दो चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। अब कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? सेल्सफोर्स ने क्या किया, कुछ ऐसी जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, उनको पता है कि बिजनेस की कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस कॉमन रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने कुछ टूल्स हमें प्रोवाइड किया है। अब हमें बस उस टूल को कॉन्फ़िगर करना है, मतलब एक ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी बिजनेस रिक्वायरमेंट दिया कि ये बैकएंड में मैं कोई अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जहां पर मेरा कंप्लीट डेटा है मेरे बिजनेस का, कस्टमर्स का, बिजनेस का, और ये मेरी एक वेबसाइट है। अब बहुत सारे लोग मेरी लीड वेबसाइट से भी आएंगी, वेबसाइट पर विजिट करते हैं, फिर यहाँ पर इंक्वायरी का फॉर्म फिल करके डेटा को सबमिट करते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट है, ये एक ऐप है, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, राइट। अब यहाँ का डेटा मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है। अगर आप ये फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए जाओगे ऐसे, तो आपको कितना सारा कोड करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन दो एप्लीकेशंस को। लेकिन ये फंक्शनलिटी सेल्सफोर्स में आपको 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट का काम है, बस एक फॉर्म जनरेट कर दो, और जैसे ही फिर वो फॉर्म अपनी वेबसाइट पर ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली वो डेटा आपके सेल्सफोर्स में चला जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नीड है। सेल्सफोर्स को पता है कि हर बिजनेस की कॉमन नीड क्या है, उसने इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है। तो सेल्सफोर्स में कम टाइम में एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको और चीजें पता चलेंगी कल के सेशन में, आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली कि क्या क्या चीजें होती है सेल्सफोर्स में, कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, राइट। तो कुछ टूल्स ऐसे हमें प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी बिजनेस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है हमारे पास, जिसको हमें उन टूल्स को सिर्फ कॉन्फ़िगर करना होता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे डेटा सेटअप कर सकते हो आप डेटा मॉडलिंग के थ्रू, राइट। अगर हमें यूआई कस्टमाइज करना है तो यूआई को आप कस्टमाइज कर सकते हो। हमें रिपोर्ट्स बनाने हैं, आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। ऑटोमेशन अगर परफॉर्म करना है सो ऑटोमेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। वैलिडेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स के थ्रू कर सकते हो।
ठीक है, जिसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिकल चीजें यहाँ पर भी आपको चाहिए कि लॉजिकली आप करेक्ट होने चाहिए, कि नहीं तो रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप इंप्लीमेंट कुछ और करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लॉजिकली यहाँ पर भी आपको स्ट्रांग रहना है, राइट, लॉजिक के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करना होता है। सो कोडिंग पार्ट तो इसमें नहीं है आपके पॉइंट एंड क्लिक टूल्स में, कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन लॉजिकली आपको उसको सोचना पड़ता है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब तक आप एक अच्छे एडमिन नहीं बनोगे आप डेवलपर नहीं बन सकते। सो एडमिन पार्ट को भी आपको अच्छे से समझना है। फिर हम चलते हैं डेवलपमेंट पार्ट पे, क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत कुछ आती है, हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से वर्क करती है, उनकी बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट है। एक ही इंडस्ट्री के मल्टीपल अगर बिजनेसेस है तो उनकी भी बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है। कोई सिर्फ B2B पे वर्क कर रहा है, कोई सिर्फ B2C पे वर्क कर रहा है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस एप्लीकेशन में चेंजेस करते हैं। सो कुछ पार्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन से किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन मींस जिसमें हमें कस्टम डेवलपमेंट करना होता है, राइट, हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे कोड करना होगा। अब कोड करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो यहाँ पे हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट है, देन ट्रिगर पार्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं बेसिक में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देन जिसमें हम अगेन UI अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम ऑरा कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे या फिर LWC कंपोनेंट्स बनाएंगे, हम इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सभी आपका कोडिंग का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम सभी कोड करने वाले हैं। तो इतना हमें इंप्लीमेंट करना होता है जब भी आप कोई सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को बनाओगे। देखिए, अब ट्रेनिंग के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है, कस्टमाइजेशन के बारे में पता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड कस्टमाइजेशन क्या होता है। अब हमारी सेल्सफोर्स ट्रेनिंग में हम ऐसे क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सेल्सफोर्स में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके एडमिन पार्ट से। सो सेल्सफोर्स एडमिन, राइट, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, और सब कुछ बेसिक्स है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली ट्रिगर पार्ट को स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे, नो, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो नॉन IT बैकग्राउंड का है या नॉन टेक बैकग्राउंड का है, तो ये मत सोचना कि हेलो सर। सब कुछ हम बेसिक से स्टार्ट हेलो। करने वाले हैं, तो आप इसका टेंशन मत लेना, ठीक है, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अपेक्स प्रोग्रामिंग के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेवलपमेंट पार्ट, राइट, डेवलपमेंट। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ओके, देन ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, एंड देखिए सेल्स क्लाउड तो हम इंप्लीमेंट करेंगे, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड। अब सर्विस क्लाउड को हम सभी फंक्शनैलिटीज के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, लाइव चैट, देन ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऐसे सारी फंक्शनैलिटी को हम इंप्लीमेंट करते हैं सर्विस क्लाउड के, ईमेल टू केस, सब कुछ, राइट, एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन, सब कुछ जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की, उस हिसाब से हम इतना इंप्लीमेंट करते हैं। सो ट्रेनिंग में ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, जिसका ड्यूरेशन है हमारा 4 मंथ्स का, राइट, 4 मंथ्स में आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेनिंग जो फीस है वो है 10,000, ठीक है, 10,000 आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग फीस है, जिसमें आपको ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग मिलती है। अनलिमिटेड ट्रेनिंग मतलब जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपको ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि अब ट्रेनिंग आपकी फिनिश हुई, अब ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको तुरंत जॉब मिले, टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन बंद करते हैं, अप्लाई करते हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं करते। अब उससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी लेकिन आप प्रिपेयर नहीं रहोगे उस टाइम पर, अगर आप पढ़ोगे नहीं डेली तो इसीलिए डेली आपको क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है और डेली आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसे इंप्लीमेंट करेंगे फिर हम लोग, अनलिमिटेड ट्रेनिंग प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है।
सो 4 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है, 10,000 फीस है। तो सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली ज्वाइन करना है एंड डेली क्लास को अटेंड करना है। इसके साथ हमारा वेब पोर्टल है caseofeducation.com, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डेली के सेशंस मिलेंगे, जैसे आज सेशन हुआ, सो वो आज इवनिंग तक आपको सेशन यहाँ पर अपलोड मिल जाएगा। तो जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म होती है तो आपको ये एक्सेस प्लस नोट्स का एक्सेस हम आपको शेयर कर देंगे ताकि आप पढ़ाई को स्टार्ट करो। सो नोट्स भी हम ही प्रोवाइड करेंगे एंड सारी फंक्शनलिटीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मल्टीपल बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जो भी बैचेस है रनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको भी ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि कोई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास तो स्किल्स होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि मार्केट में अभी कंपटीशन ज्यादा है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सभी को पता है कि कंपटीशन कितना है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके गए, इंटरव्यूज में आपने आधे क्वेश्चंस के आंसर दिए, आधे नहीं दिए, तो ऑब्वियसली कि आपको रिजेक्शन मिलने वाला है। सो ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें समझ में आए, राइट, और उसको हम आंसर्स कर पाए। जितना अच्छे से आंसर करोगे उतने चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो। कोई भी जो आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, लेट नहीं करना है आपको। जैसे अभी जितने स्टूडेंट्स यहाँ से इंटरेस्टेड है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि सेल्स फोर्स को ज्वाइन करें, तो वो ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी तक श्योर नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आईटी में करियर करना है लेकिन वो श्योर नहीं है कि क्या सीखे, ऐसी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना जो जिसमें आपको इजीली जॉब मिले। बहुत ही हाई लेवल पे मत चले जाना अभी से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉल आते हैं, जो पूछते हैं सर एआई सीखना है या डेटा साइंस करना है, राइट। तो एकदम ऐसी फील्ड पे मत घुस जाना जिसमें फ्रेशर लेवल पर आपको ओपनिंग्स नहीं मिलेंगी या फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे ऐसे इसमें, राइट, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे है काम जो होते हैं। एक बार आप आईटी में एंटर हो जाओ, जॉब करो 1-2 साल, फिर आप डिसाइड करो और भी जो ग्रोथ चाहिए, फिर आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। एक बार अगर आप आईटी में एंटर हुए फिर आपको इजीली मिल जाता है। तो कोई भी ऐसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करके मत बैठना, क्योंकि मार्केट में ऐसा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकाली है और इतना हाइप किया हुआ है कि बहुत ज्यादा कोर्स की फीस है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छे से करो, एक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो कोई भी और उसको अच्छे से पढ़ो। ऐसे नहीं कि 10 टेक्नोलॉजीज है और उसमें से थोड़ा आधा आधा ही आता है सब कुछ, ऐसा नहीं। जावा पढ़ना चाहते हो जावा में अच्छा करो, सेल्सफोर्स करना चाहते हो सेल्सफोर्स अच्छा करो, और ऐसी टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में इजीली जॉब अवेलेबल हो ऐसे सीखो, जिसपे आप इजीली काम भी कर पाओ, जिसमें काम करते टाइम आपको इंटरेस्ट भी आए, मजा आए, ठीक है। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज को आपको सेलेक्ट करना है प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि मार्केट में देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर आप एक जॉब पोस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहां से मुझे 1000 रिज्यूमेस भी आ सकती है, ऐसा सिनारियो है मार्केट में, राइट। अब सपोज करो कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, राइट, और यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग्स है, अब उस जॉब ओपनिंग के लिए 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो इसमें से जाहिर सी बात है कि कुछ रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगी, कुछ रिजेक्ट होंगी। जिनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई है अब उनको सबको तो जॉब नहीं मिलने वाला। उसमें से अगर मेरे पास 20 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई है, 20 स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू लिया, राइट, कैंडिडेट्स का, तो उसमें से 2 या 3 को अगर मुझे सेलेक्ट कराना है तो मैं उनमें से बेटर ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग 3LPA के लिए ही आए हैं, सबको पता है कि पैकेज 3LPA का देने वाले हैं, सब लोग रेडी है उसके लिए, तो मैं उनमें से बेटर ही ढूंढूंगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि कंपनीज देखिए, कंपनीज आपको पे करती है तो कंपनीज भी एक अच्छा टैलेंट ढूंढती है, जितना अच्छा उनको मिलेगा उनमें से तो उतना। क्योंकि आप खुद देखो, जब हम भी कहीं पर जाते हैं मार्केट में कुछ सामान लेने, 10 रुपए का हो चाहे 20 रुपए का हो, हम ऐसी जगह पे ही जाते हैं जहां पर हमें अच्छा मिल रहा है, 10 रुपए के लिए या 20 रुपए के लिए भी। अब आप सोचो कि कंपनी अगर आपको उतना पैकेज दे रही है 2 साल 3 साल जहां पर आपको काम करना है, कंपनीज को भी पता है कि अगर मैंने गलती से कुछ ऐसा कैंडिडेट हायर किया जो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो उनका कितना लॉस होगा वो। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था, कंपनीज लेती है, फायर कर रही है, लेकिन अभी ऐसा रिस्क नहीं लेंगी कंपनीज, क्योंकि टाइम कितना जाता है, कंपनीज का टाइम जा रहा है, इन्वेस्टमेंट उतना करना पड़ता है। इसीलिए अगर वो किसी कैंडिडेट को हायर कर रही है तो उसको अच्छे से चेक करेंगे कि आपको सच में वो स्किल्स है या नहीं, तो आपको उसी लेवल का प्रिपरेशन यहाँ पे करना है।
ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितना भी हम डेली क्लास में डिस्कस करेंगे उतना अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है डेली। जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया बस वो गलतियां हमें यहाँ पे नहीं करना है कि कॉलेज लाइफ में जब हमारे एग्जाम थे तब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ ना कुछ तो लिख के आते थे, पास हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर पासिंग मार्क्स नहीं रहते, या तो एक सिलेक्शन या रिजेक्शन मिलेगा, राइट। तो इसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सब कुछ मैंने बता दिया ट्रेनिंग के बारे में गाइस। 3 दिन आपके डेमो सेशंस होने वाले हैं अगेन। ठीक है, आज की तारीख है 6, दिन 7 और 8। ठीक है, 3 दिन आपके डेमो सेशन है, तो आज का कंप्लीट हुआ। और दिन आपके 2 दिन डेमो सेशन है, इनको ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, अब जो स्टूडेंट श्योर है जिनको ज्वाइन करना है वो आज ही आपका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट करा सकते हो। ठीक है, 10,000 फीस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एट अ टाइम पे करना है। आप 5,000 पहले और बाद में 5,000 ऐसा भी पे कर सकते हो। सो 3 दिन का सेशन से अटेंड करिए, प्रॉपर्ली समझिए, रिसर्च करिए और सेल्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं अच्छे से, एंड देन अपना करियर स्टार्ट करिए। प्रॉपर्ली टाइम टेबल बना लीजिए अपना, क्योंकि आज से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि अभी डेमो है नेक्स्ट मंथ बैच, ऐसा नहीं। सेम यहाँ से या कंटिन्यू आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है कंटिन्यू में। ठीक है, 4 महीना चलने वाली है। तो इन तीनों सेशन को ऐसा मत लेना कि ये डेमो है बाद में रिपीट होंगे, नो। पहले ही दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। सो ये आज का डे 1 है हमारा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस प्लस नोट्स का एक्सेस वो ले सकते हैं, या फिर तीनों दिन अटेंड करो उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब आप ये तीनों डेमो सेशंस अटेंड करें तो उनको रिवाइज भी करना अच्छे से, जितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। आज से ही टाइम टेबल बना लो अपना अच्छे से एंड पढ़ाई को स्टार्ट करो। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस, जितना हमने आज डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट, सीआरएम क्या है, कैसे मार्केट में सीआरएम एप्लीकेशन की नीड है, क्यों कंपनीज सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगी। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस गाइस, बताइए। जितना हमने आज डिस्कस किया Yes, sir. क्लियर है? यस सर। यस, यस सर। मयूरी, करिश्मा, हर्ष, Yes, sir. दीपाली, अंशुल, अक्षय, Yes. नयन, Yes, निहाल, sir. नेहा, नीलिमा, Yes, sir. ओम, प्राजक्ता। Yes, sir. ओके, सो बताइए Yes, sir. हमने आज डिस्कस किया। सो कोई क्वेश्चन से अभी आपको रिसर्च करना है guys, ठीक है। जितना भी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में और रिसर्च करो, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है सेल्सफोर्स में। ओके, एंड सेल्सफोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज, टाइम टेबल अच्छे से बना लो आज, जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। एंड सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई को स्टार्ट करना है आज से ही। यस गाइस, बताइए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस, सर एक्चुअली मैं अभी प्रेशर में हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ आपकी तो आवाज ये बहुत लो आ मतलब रही है, वो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर, थोड़ा जोर से बोलिए। सर अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, यस। सर मैं अभी मतलब प्रेशर में हूँ, आई एम वर्किंग एज अ लाइक सीनियर क्यूए, बट मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ कोर्स। तो अभी एज मतलब अभी मैं क्यूए फील्ड में हूँ, तो मैं ये कोर्स क्या बेनिफिट आप आईटी में ही वर्क कर रहे हो? हाँ सर, हाँ क्यूए में? हाँ सर क्यूए। ओके, देखिए, सो 2 चीजें हैं आपके पास। आपको देखिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब भी हम किसी फील्ड में हैं, अब ऐसा नहीं कि हमने क्यूए में स्टार्ट किया तो हमेशा क्यूए में ही करना है, सब इंटरेस्ट की बात है प्लस ग्रोथ की बात है। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप करियर को स्विच करोगे। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, देखिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्यूए में है, आईटी में ही है। तो ऐसा नहीं कि आपको जब आप अप्लाई करोगे तो फ्रेशर कंसीडर किया जाएगा, आपको एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। बट अगर कोई अनदर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई जावा पे है या फिर कोई पाइथन पे है या मीन स्टैक पे है, मन स्टैक पे, फिर उन्होंने सेल्सफोर्स को चूज किया, जैसे आप भी आईटी में ही हो सेम, तो यहाँ पर वो कहते हैं क्रॉस स्किल्ड डेवलपर। अब क्रॉस स्किल्ड में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस दूसरी टेक्नोलॉजी में है, दूसरी फील्ड में है, सेम आईटी में, तो एज अ फ्रेशर तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, फ्रेशर से ज्यादा ही पैकेज वो आपको देंगे, राइट। लेकिन आपको उतना पैकेज नहीं मिलेगा जैसे कोर, जिसको 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है कोर सेल्सफोर्स में, तो उतना पैकेज आपको नहीं देते, थोड़ा उससे कम, आपको 2-3 लाख पैकेज आपको थोड़ा कम मिलेंगे।
तो इस तरीके का है। लेकिन एक बार अगर आपको वो एक्सपीरियंस आ गया फिर 1-2 साल का, उसके बाद से फिर सेम आप जितनी स्किल्स आप एक्वायर करोगे उतना ज्यादा फिर आप ग्रोथ कर सकते हो करियर में, राइट। तो ये चीजें हैं जब आप ज्वाइन कर रहे हो तब। तो स्किल्स अगर आपके पास है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाद में क्योंकि लाइफ टाइम का क्वेश्चन है तो आप स्विच कर सकते हो इजीली। स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, कम पैकेज, कम तो नहीं मिलेगा जितना आपका करंट पैकेज है उससे तो हाइक के साथ ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो आपकी तरफ से प्लेसमेंट यस, देखिए सपोर्ट मिलेगा? सो प्लेसमेंट्स का कैसा है, देखिए प्लेसमेंट्स में हम आपको कंप्लीट ट्रेन करते हैं। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपको क्लासेस कंटिन्यू करने हैं, डेली सेशंस को ज्वाइन करना है। अब जैसी आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी फिर हमारी टीम तो आपके लिए काम करेगी ही। हमारे स्टूडेंट्स से मल्टीपल जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स है हमारे जो अभी जॉब कर रहे हैं, अब वहां से हमें ज्यादातर रेफरेंसेस आते हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो प्लेसमेंट का सोर्स है वो है कि वहां से हमें रेफरेंसेस आते हैं। प्लस जैसे हमारी टीम काम करी होती है लिंक्डइन पर, जहां पर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई पोस्ट आ रही है, तो एचआर से बात करके रिज्यूमेस को फॉरवर्ड करने का काम हम करते हैं। तो हमारे एंड से जितना ट्राई होता है हम आपको ट्राई करते हैं आपकी जॉब के लिए। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में कहा जाता है कि नहीं हमारे पास 100% जॉब गारंटी है, आप आ जाओ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं। जो है वो सब कुछ स्किल्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने चाहे लाख रुपए की ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो आपको वहां पर जॉब गारंटी है, नो। आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना सीरियस हो, उस पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग फिनिश होने से पहले जॉब पे लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हो उतना, उनको खुद पता है कि क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए। तो जैसे उनकी ट्रेनिंग फिनिश होने को आ रही है वो अपने काम पे लग जाते हैं, अप्लाई करना है, डेली रिज्यूमे अपडेट करना है, वो लग जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे यहाँ पर होती है जो खुद से कर लेते हैं अच्छा सा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते तो हम उनको गाइड करेंगे प्रॉपरली कि क्या क्या चीजें आपको करना है, ठीक है। तो हम आपके लिए तो 100% ट्राई करेंगे क्योंकि हमारा ही एम यही रहेगा कि आपको जॉब मिले। तो ये हम प्रोवाइड करेंगे आपके लिए 100% असिस्टेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि जिसके थ्रू आपको जॉब मिल जाए। तो वो रेफरेंस के थ्रू तो हम करा देते हैं आपका। और इसमें दो चीजें हैं, देखिए गाइस, एक तो फ्रेशर लेवल पे या एक्सपीरियंस लेवल पे। क्योंकि अभी देखिए हम ट्रेन आपको उस लेवल का करते हैं जिसमें आपको फ्रेशर लेवल के इंटरव्यूज या एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज भी आप क्लियर कर पाओ। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईटी में ही वर्क कर रहे हैं या कोई अनदर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, 2 साल 3 साल का जिनका गैप हो चुका है। तो उनके लिए फिर वो ऑप्शन है कि जो आईटी में वर्क कर रहे हैं तो वो सेम वही सर्टिफिकेट वही एक्सपीरियंस लेटर शो कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिनके पास अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो वो एक्सपीरियंस लेटर्स बनवाते हैं। तो मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूं जहां से आप कांटेक्ट करके एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हो। लेकिन ये सभी के लिए नहीं होता, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। ये मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं जिनका प्रिपरेशन मुझे पता है कि हो चुका है, जो मैनेज कर सकता है, जो चैलेंजेस को फेस कर सकता है, जो कोई भी टास्क अगर उसको दिया तो वो कुछ भी गूगल करके इंप्लीमेंट कर सकता है, जो लॉजिकली अच्छा हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो एक्सपीरियंस लेटर पे भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर लेवल पर अगर चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी कभार होता है स्टूडेंट्स का कि अनजाने में वो ज्वाइन नहीं करते कहीं पर और बस वेट कर रहे हैं और 1 साल 2 साल ऐसे निकल गए, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके लिए वो एक है सोल्यूशन कि आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन सब कुछ है स्किल्स पे, स्किल्स अगर आपके पास है तो ही ऐसे इंडस्ट्री में जाओ, अदरवाइज नहीं जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको काम करना पड़ेगा। तो लॉजिकली आपको स्ट्रांग हो, अगर आप कर सकते हो तो फिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो एक वे है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन सभी ऑप्शंस अब डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ये 4 महीना आप कितना मेहनत कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, राइट। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 LPA 4 LPA फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे जो गए हैं 7 LPA से स्टार्ट होता है एक्सपीरियंस का पैकेज। तो कुछ लोग 7 LPA भी गए हैं, 10 LPA भी पे गए हैं, 12 14 और एक हाईएस्ट गया था 18 LPA का, जो डायरेक्ट सेल्सफोर्स में था, ठीक है, सेल्सफोर्स कंपनी में। तो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हर किसी का पैकेज सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का प्रिपरेशन भी सेम नहीं होता। आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो उतना आपको ग्रोथ मिलता है। तो आप रेडी रहो प्रिपरेशन के लिए। एक बार अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। सो प्रिपरेशन फिर आप उसी लेवल का रखो कि आपका पैकेज कितना चाहते हो आप,
10 लाख का चाहते हो तो 10 लाख के हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, 20 लाख का चाहते हो तो उसी के हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो मेहनत करो अच्छे से, स्किल्स लो, इजीली मिल जाता है। राइट गाइज? यस विशाल। विशाल मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं जब वर्किंग हूँ पर नॉन आईटी डोमेन में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके वर्क करता हूँ, तो अभी 4 साल से मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ इसमें? वो तो आपका एक्सपीरियंस है अभी 4 साल का, तो वो तो आप नहीं दिखा पाओगे आईटी का, क्योंकि वो 4 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका वो दूसरी कंपनी का है, तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आईटी कंपनी नहीं है। वो अगर आप दिखाओगे तो वो ऑब्वियसली वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ऑप्शन यही है कि वो एक्सपीरियंस आपको नहीं शो करना है, क्योंकि या फिर 2 साल का वो एक्सपीरियंस शो करना और 2 साल का आपको आईटी का शो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल की गैप शो करके अगर आप जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। या फिर बिना अगर एक्सपीरियंस के आप जाओ तो फ्रेशर लेवल पे आप जा सकते हो, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। दिक्कत कुछ नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, वेट करना पड़ता है जब तक आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती या फिर अच्छा कोई रेफरेंस नहीं मिलता हमें कि जहां पर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तब तक हमें वेट करना पड़ता है। तो वेट ना करो, उसके लिए वो ऑप्शन होता है एक्सपीरियंस लेटर का। तो ऐसा मत सोचो कि अगर हमने एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनवाया तो हम जॉबलेस रहोगे। जॉबलेस नहीं रहोगे, कोई भी जिनके पास स्किल्स है मैं गारंटी देता हूँ जॉबलेस नहीं रहोगे। टाइम लग सकता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना टाइम लग सकता है, लेकिन जॉबलेस कोई नहीं रहेगा आईटी इंडस्ट्री में अगर आपके पास स्किल्स है तो। मेन है कि स्किल्स आप एक्वायर करो। विशाल आप दोनों तरीके से रेडी रहो, फ्रेशर लेवल पे या एक्सपीरियंस लेवल पे। फ्रेशर लेवल पे होता है मेरे पास से कोई रेफरेंसेस तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप 2 साल का एक्सपीरियंस आईटी का लगा के आप जा सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। ओके विशाल? सर नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर लेवल पे भी जा सकता हूँ, हाँ पर मतलब होगा क्या, फ्रेशर लेवल पे भी होगा तो भी चलेगा, ये ऐसा क्यों नहीं कुछ होगा, नहीं देखिए कि? थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कभी जॉब ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम सैलरी में काम करना पड़ता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो ऐसे भी हमें काम करना पड़ता है कभी कभार कि बहुत एक्सपीरियंस लेना है, अभी आईटी में एंटर करना है, तो 2 साल थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज करके फिर काम करना पड़ता है कम सैलरी में भी। एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया आईटी इंडस्ट्री में तो फिर आपकी डिग्री चेक कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी स्किल्स, उसी पर आपकी ग्रोथ मिलती है। ये सिर्फ एंट्री लेवल पे होता है ना, एंट्री पॉइंट, वहां पे दिक्कत जाती है सिर्फ। एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है कि हमें वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है विशाल, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जॉबलेस रहोगे। राइट? तो बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मिल जाता है। ओके ओके यस शुभम? सर कुछ हाँ बोलिए। हेलो? जैसे मतलब डेवलपमेंट पार्ट की अगर हम बात करें सर, तो प्रायर कोई नॉलेज रहना जरूरी है? नो नो कोई नो लैंग्वेज पहले से सीख के नो रहना या ऐसा कुछ? गाइस, देखिए हमारे पास कोई ऐसे प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको कुछ आना चाहिए। बस मुझे स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए कि जो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जो टाइम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, प्री रिक्विजिट्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। अपेक्स प्रोग्रामिंग अगर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ सेशंस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, अगर आप विजिट करो keysofteducation.com पे तो वहां पर आपको कुछ सेशंस मिलेंगे। आप एक बार विजिट करो कि हमारा पहला सेशन देख लो आप अपेक्स प्रोग्रामिंग का, कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, कि कंप्यूटर्स का वर्किंग क्या है, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट, फिर वहां पर ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर वो कैसे बनती है, उस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, फिर कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। यस, जब भी आप स्टार्ट करो कुछ ना कुछ तो अब सबसे पहला तो आपका होने वाला है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि प्री रिक्विजिट्स से मतलब पहली लैंग्वेज तो आपने कुछ सीखा है, मतलब जावा या फिर सी सी प्लस प्लस, लेकिन वो तो यहाँ पर यूज होता ही नहीं है सेल्सफोर्स में। यहाँ पर तो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंसेप्ट सेम होते हैं प्रोग्रामिंग के, वहां पर भी आपने सेम कंसेप्ट सीखे होंगे, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो अगर वही कंसेप्ट हम यहीं पे स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं कभार क्या होता है कि कोई
डायरेक्टली हाई लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं कि डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट किया अपेक्स प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास ऐसा नहीं है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमारे 20 सेशंस सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग पे होते हैं, बाद में हमारा डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होता है। तो ऐसा कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि सारी चीजें आपको समझ में आएगी, वो भी बेसिक से, राइट। तो कोई ऐसा टेंशन मत लीजिए कि कोई चीजें हमें नॉलेज नहीं है पहले से, तो हम कैसे करेंगे। तो सब कुछ हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इसमें। ओके शुभम। एंड सर लास्ट बस एक बड़ा मेरा कंसर्न हमेशा से रहा है कि एक्चुअली मेरा सर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीटेड है एंड मैं परसुइंग अभी इंजीनियरिंग है इन सेकेंड ईयर। तो सर बस ये कंसर्न था कि स्टिल मुझे जॉब मिलेंगी आफ्टर ये कंप्लीशन के बाद, ये कोर्स के बाद। हाँ, एंड मेरा आपका इंजीनियरिंग का आप शो नहीं कर पाओगे कि आप परसुइंग हो। रिज्यूमेज में अगर आप Okay. ऐड करते हो कि आप इंजीनियरिंग अभी कर रहे हो, तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ डिप्लोमा अगर शो करते हो कि आपको डिप्लोमा है, आपने एजुकेशन को स्टॉप किया है और आप अभी सिर्फ जॉब के लिए देख रहे हो, तो पॉसिबल है, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है। जब भी हम इंडस्ट्री में ये बताते हैं कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंपनीज ये नहीं चाहती। कंपनीज ये चाहती है कि आप फुल टाइम हमारे प्रोडक्ट पर काम करो या हमारे प्रोजेक्ट के लिए काम करो, हमारे लिए काम करो। तो जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनीज, क्योंकि उनका है, उनको पता है कि अगर मेरे पास ऐसा स्टूडेंट मुझे चाहिए जिसको जॉब की जरूरत है, जो मेरे लिए काम करे, कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए। तो अगर उनको लगेगा कि नहीं, आप आधा टाइम तो आपका ये कॉलेज में ही है, तो इसमें आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, अच्छे से नहीं करोगे, आपका मन प्रॉपरली यहीं पे नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी वो रिज्यूमे आपकी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको जॉब करना ही है तो आपको सिर्फ डिप्लोमा का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का फिलहाल के लिए उसमें ऐड मत करना रिज्यूमेज में। शुभम। ओके सर, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब जाके यस सर, ओके। पॉसिबल है। ये सौरभ। हेलो सर। यस। बिकॉज आई एम सर, मेरा कैसा सीन है कि मैं लास्ट 3 ईयर से एक मतलब आईटी इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहा हूँ, बट 2 साल से मेरा डोमेन डिफरेंट था और लास्ट 1 ईयर से मैं सेल्सफोर्स में ही वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, बट सेल्सफोर्स में मेरा वीवा था। सेल्सफोर्स में क्या? वीवा वीवा हम्म। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, हाँ। प्लेटफॉर्म उसका सेल्सफोर्स ही है। उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है 2025 तक। तो स्टिल आई एम कंफ्यूज कि मुझे वीवा के साथ में ही मतलब आगे बढ़ना है या मैं सेल्सफोर्स भी कर सकता हूँ, बिकॉज प्लेटफॉर्म वो सेल्सफोर्स ही यूज करते हैं। सो आप तो देखो उसमें कैसा कि बाहर निकलने के बाद मल्टीपल कंपनीज में भी वो यूज होना चाहिए। अगर आप कोर सिर्फ या सेल्स पे दैट काम करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। तो आप साइड ओके बाय साइड अपना सीखते रहो अच्छे से, वहां पे भी काम करो, लेकिन सेल्सफोर्स का कंप्लीट आइडिया ले लो आप, ताकि जब आप स्विच करो तो सिर्फ सेल्सफोर्स कोर सेल्सफोर्स पे आप स्विच कर पाओ, क्योंकि ऐसी सर। टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। वीवा का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है सेल्सफोर्स के साथ में, बट वो 2025 यानी इस ईयर में वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। तो इन फ्यूचर में सरकमफरेंसेस नहीं है कि वीवा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के साथ में ही आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, इसीलिए थोड़ा स्टिल कंफ्यूजन था। अदरवाइज उन लोगों का जो वर्किंग है वो सेल्सफोर्स सैंडबॉक्सेस पे ही होता है। तो काम आप और सेल्सफोर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ही करते हो क्या, कोडिंग वगैरह सब कुछ? या ऑफ कोर्स सर, क्योंकि वो पूरा वर्क सेल्सफोर्स पे होता है, बस उनके कुछ डिफरेंस मॉड्यूल है, डिफरेंस ये है वीवा के, यानी जैसे वीवा टेक्नोलॉजीज डिफरेंस है, बट वो प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म ही यूज करते हैं। नहीं तो फिर सेल्सफोर्स के लिए ही आप जाओ, सिर्फ सेल्सफोर्स के बारे में आप देखो। जितना टाइम हो सकता है कंपनीज में तो आप हो ही, तो 1 साल का भी आपके Yes, पास sir. टाइम है, तो आप ये स्किल्स ले लो अच्छे से सेल्सफोर्स, ताकि आपको स्विच करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि फिर हाँ अगर वैसे ऐसी सर, दिक्कत आती है तो फिर अभी आपके पास टाइम कम रहेगा, तो अभी से आप प्रिपेयर होके रहो, रिस्क क्यों हाँ, लेना। क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो फिलहाल डेवलपमेंट के ही है, बट उसके कुछ डिफरेंट थिंग्स एंड कुछ सिनेरियोस थोड़े वीवा की तरफ जाते, इसलिए थोड़ा ये पूछना था दैट। हाँ, तो फिर आप सेल्सफोर्स कोर सेल्सफोर्स की तरफ जाओ ज्यादातर, ताकि आपको जब आप स्विच करने जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको लिमिटेड ना रहे, आप कंप्लीटली एकदम ओके फ्री रहोगे कि जितनी कंपनीज है जहां पर आप अप्लाई कर पाओगे, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर ओके। रहो। तो सेल्सफोर्स के बारे और में भी जब आप मैं देखो, उसके बारे में पढ़ाई करो आप। ओके और जब मैं आगे कंपनी में अगर कुछ अप्लाई करता हूँ तो मैं वीवा का एक्सपीरियंस साथ साथ में सेल्सफोर्स भी ऐड कर हाँ यस, सकूँ। कि आपको सेल्सफोर्स का भी आइडिया है, सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट पे ही आपने काम किया, वही सेम एक्सपीरियंस आप
यस यस यस, बिकॉज प्लेटफॉर्म में सेल्सफोर्स ही यूज कर रहा हूँ, सेल्सफोर्स के ही सैंडबॉक्स सिस्टम में वर्क करता हूँ, दैट्स तो फिर वो इजी रहेगा आपके लिए। 2 साल का सीधा सेल्सफोर्स का भी अगर आपने एक्सपीरियंस बताया तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस गाइस, नेहा। हेलो सर। एक्चुअली सर मेरा अभी मतलब मैं फ्रेशर्स हुआ था 2024 में, मेरा एज अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच था और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। सो सर मैं पहले एज अ वेब डेवलपमेंट में मेरा काम था, बट सर अभी मैंने स्विच कर दिया जॉब। तो फिर मैं स्विच नहीं किया है, मतलब मैंने बंद ही कर दिया जॉब। तो सर मैं मतलब मुझे ना एज अ कोडिंग में ना, अभी मैं कोडिंग में थोड़ा ज्यादा क्राउड है, और एक्चुअली मतलब डेवलपमेंट में ऐसा बहुत ज्यादा क्राउड है, और मुझे एज अ कोडिंग उतनी कुछ खास है नहीं मेरी। तो मैं सेल्सफोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? मतलब कोडिंग के बारे में क्या कहा आपने, कोडिंग का? एक्चुअली सर मेरा कोडिंग का थोड़ा सा अच्छा भी वेल गुड नहीं है उतनी। नहीं नहीं, आप रेडी हो क्या कोडिंग करने के लिए? क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, कोड आप कर पाओगे। यस 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 यस। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग का मत सोचे। और आपका जो वेब डेवलपमेंट का कहा ना कि वो भी आपको यहाँ पर एडवांटेज देगा, जिसमें हम ऑरा कंपोनेंट्स वगैरह है ना, ऑरा एलडब्ल्यूसी, उसमें भी सेम यस। आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये आपको हेल्प करेगा वहां पर। तो ओके। सेल्सफोर्स में तो आपकी और ग्रोथ होगी अच्छे से। एलडब्ल्यूसी अगर आपने अच्छे से किया तो एलडब्ल्यूसी के लिए भी ज्यादा डिमांड है, और ये इजी है सेल्सफोर्स में। और देखिए, कभी मेरा एक स्टूडेंट था जिनका कोडिंग अच्छा नहीं था, मतलब उनको, गर्ल थी वो भी सेम, तो उनको कंपनीज ने निकाला नहीं, उनको स्विच किया, कंसल्टेंट या कुछ एडमिन का ऐसा कुछ रोल दिया था फिर कंपनी में। बट मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता। थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। डेवलपमेंट में जाओगे ना तो ग्रोथ ज़्यादा मिलती है, ठीक है, वो वहाँ पर वो सेटल हो गए, उन्होंने तो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ग्रोथ के बारे में सोचना होगा आपको। तो यस। डेवलपमेंट पर फोकस करो नेहा। आपको बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, आपको इजी जाएगा, समझ में आएगा, सब कुछ है। तो बस प्रिपरेशन के लिए ओके रेडी रहो अच्छे से, तो इजीली हो जाएगा। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ओके और सर। आपका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, तो रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होती है आपकी। ओके। सो प्रिपरेशन करो बस उस लेवल का अच्छे से, ठीक है। यस गाइस, श्वेता। हेलो सर। सर मेरा 3.9 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में इन टेक्निकल सपोर्ट, ओके। और अब 1 ईयर गैप हो चुका है आफ्टर मैरिज। तो क्या मैं सेल्स फोर्स में स्विच करना मेरा सही रहेगा? आई मीन मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या मैं सेल्स फोर्स में शो कर सकती हूँ? 3 साल का थोड़ा ज्यादा हो जाता है एक्सपीरियंस, क्योंकि और फिर गैप भी है इसमें। तो आप क्या करना, 3 साल का सेम एक्सपीरियंस रखो, 3 साल का, ठीक है। और 1 साल का गैप हो चुका है ना अभी आपका, राइट। तो वो गैप फिल करो आप सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस से। क्योंकि डायरेक्टली जब आप 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस आप सेल्सफोर्स में शो करोगे ना, तो कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस आपके से ज्यादा बढ़ेंगी। हायर राइट। तो फिर ऐसा ना हो कि हम जाके फंस जाए कंपनीज में। 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस जिसमें आप काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स है अभी जो फ्रेशर लेवल पे भी गए हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे भी गए हैं। फ्रेशर स्टूडेंट कब तक रहता है कंपनीज में? 3 महीना, 3 या 4 महीना, उससे ज्यादा वो फ्रेशर नहीं रहता फिर कंपनी में। उनको भी सेम उसी प्रोजेक्ट पर काम मिलता है जिन पे 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी वो काम कर लेता है। तो उतना मैनेज हो जाएगा। आपने इतना ट्रेनिंग लिया तो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस लेवल पर आप काम करोगे। लेकिन जब 3 साल या 3 से ज्यादा साल का अगर आप एक्सपीरियंस शो करोगे ना कंपनीज को, तो वो आपको काम फिर उस लेवल का देने के लिए ट्राई करेगी, थोड़ा ज्यादा काम देने के लिए आपको ट्राई करेगी। तो उतना एक्सपीरियंस फिर आपको दिक्कत दे सकता है। तो आप क्या करो, वो एक्सपीरियंस जो है वैसे ही रखो जितना गैप हुआ है। अभी ये 4 और 5 महीने और लगेंगे आपको, तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस आप सेल्सफोर्स का शो करो और फिर वैसे जाओ, फिर इजी जाएगा आपके लिए। मतलब गैप भी नहीं रहेगा आपकी रिज्यूमेस में, गैप भी नहीं दिखेगा, और आप सेल्सफोर्स पे भी स्विच हो जाओगे इजीली। तो वैसे कर लेना आप। ओके सर, थैंक यू। या ओके गाइस, और कोई क्वेश्चंस है गाइस? ठीक है, 3 दिन हमारे सेशंस हैं, रिसर्च करिए और पढ़ाई करिए। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, और मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लो अगर कोई भी डाउट है तो। यस मयूरी, कोई क्वेश्चन है आपका, बोलिए। हेलो मयूरी। ओके, निहाल। यस हाँ सर। सर मैं पूछ रहा था कि
मैंने जितना सुना है कि लैंग्वेज है बहुत हार्ड है सर, मतलब सीखने के लिए एंड ऑल आपका दैट। आवाज नहीं आ इज रही इट मुझे राइट? प्रॉपर। सर मैंने जैसा सुना है कि अपेक्स लैंग्वेज जो है हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये मतलब इट्स ट्रू, ऐसा भाई क्या? नहीं नहीं, आप मुझसे सीखो, कुछ आपको ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप ज्वाइन करो, इजी है, और बाकी लैंग्वेज से तो इजी है। किसने कहा? कौन ये अफवाह उड़ा रहा है? आप जावा पढ़ोगे ना, जावा समुंदर है। आप जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ो, जावा का। जावा का हाँ सर, कलेक्शन पढ़ा है। फ्रेमवर्क आता है। मेरा लिस्ट, कंप्यूटर साइंस सेट, बैकग्राउंड है ना, मैप, तो फिर मेरे को क्यू, पता है। फिर उसमें इतने सारे टाइप्स। लेकिन वही कलेक्शन आप अपेक्स में पढ़ो, लिस्ट, सेट, मैप, फिनिश। ना इसके कुछ टाइप्स है ना कुछ, बस एक तो लिस्ट यूज करना है तो लिस्ट, सेट यूज करना है सेट, मैप यूज करना है मैप। लेकिन जावा में लिस्ट के टाइप्स, फिर सेट के टाइप्स, फिर मैप के टाइप्स, ऐसा। और ये बहुत सिंपल है, अपेक्स प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। और सिंटैक्स तो थोड़ा बहुत इजी है, नॉर्मल सिंटैक्स है, इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए। कोडिंग भी इसका इजी है, क्योंकि ज्यादातर रिक्वायरमेंट फिर सेम आती है। एक बार अगर आपने यस कोई भी प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर लिया, तो फिर आप दूसरा प्रोजेक्ट पे स्विच करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। क्योंकि हम इंडस्ट्री में जब काम करते हैं ना, हमारा वर्किंग स्टाइल होता है जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, जितना अभी तक हमने पिछली कंपनी में फिर एक नंबर एक फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क बनाया था, एक अच्छा फ्रेमवर्क बना लिया था हमने, कि एक यस स्टैंडर्ड्स हमने बना लिए कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंपनी में, वो इस सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करें, सेम स्टैंडर्ड। ट्रिगर फ्रेमवर्क ऐसा ही होना चाहिए, क्लासेस का नेम ऐसे होना चाहिए, प्रॉपर्ली इसी सीक्वेंस में हमारा कोड होना चाहिए, इसी तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, ये कैसे यूज करना है, सेम हमने स्टैंडर्ड बना लिए। जितने भी नए डेवलपर्स आएंगे सबको सेम ट्रेनिंग मिलेगा, प्रोजेक्ट पर असाइन होने से पहले सबको सेम ट्रेनिंग। तो फिर ये प्रोजेक्ट पर काम करो या फिर आप ये प्रोजेक्ट पर काम करो, आपको इजी जाएगा। मतलब हमारा जो रोल था उस कंपनी में, मतलब मैं हम जैसे स्टार्टिंग में ही था, जब स्टार्ट किया था करियर, उसी टाइम से फिर मेरा वर्किंग अलग ही था। कि मतलब हमें एक ऐसा रिसोर्स बनाया गया था कि जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर पाओ, जिस पर भी जरूरत है आप काम करोगे। तो ऐसी हमारी एक डिफरेंट टीम थी स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे, तो उसी तरीके से फॉलो करना है। इजी है, एक बार अगर आपने अच्छे से कोई एक प्रोजेक्ट कर लिया सेल्सफोर्स में, तो दूसरा प्रोजेक्ट भी आप इजीली कर सकते हो, और बहुत इजी है। ऐसा मत सोचिए कि अपेक्स डिफिकल्ट है या कुछ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप स्टार्ट करो और देखो, आप अपेक्स प्रोग्रामिंग के सेशंस देख लो, यूट्यूब पे कुछ सेशंस है हमारे पढ़ाए हुए, तो आप एक बार देख लो उनको। डिफिकल्ट नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सर, यूट्यूब पे क्या नाम है, केस ऑफ टी है हाँ, क्या? केस ऑफ एजुकेशन सर्च करना, केस ऑफ एजुकेशन, तो वहां ओके। आपको एंड सर, रेज्यूम असिस्टेंट भी मिलेगा, रेज्यूम बना के मिलेगा क्या? बना के नहीं देंगे गाइस हम लोग, मैं आपको गाइड करूंगा, बना के नहीं मिलेंगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, आपको बनानी है रिज्यूमेज, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक ओके। चीजें चाहिए होती है आपकी रिज्यूमेज में, तो बस वही चीजें ऐड करो अच्छे से। बहुत कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन जो ऐड करना है, जो स्किल्स है, वो प्रॉपरली ऐड करना है आपको, बस वो हम आपको सर, गाइड करेंगे। मैं फ्रेशर हूँ, तो फिर कैसा क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब कैसा? फ्रेशर हो तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छे से। आपको एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं जाना है, तो आपका पास आउट ईयर कब का है? सर, मेरा इंजीनियरिंग एक्चुअली 2019 में खत्म हुआ था, और उसके बाद मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया था, तो वो 2022 में खत्म हुआ था। ओके। तो अभी एक साल 6 महीने एक जगह पे काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। तो अभी वैसे आप फ्रेशर लेवल जॉब पे भी कर- जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपीरियंस लेवल पे भी जा सकते हो, जितना आपका गैप गया है वो आप एक्सपीरियंस लेवल का शो करो। हमारे पास से तो ऐसा है गाइस कि आपको मैं 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता हूँ, मतलब 2 में से कोई एक आपको मिलता है। एक तो मैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरी तरफ से, और एक होता है आपका 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। जिनको जो सर्टिफिकेट चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये 6 महीने का तो यहाँ पर फील हो जाता है। हम ट्राई करते कि इसी से आपको मिले जॉब, लेकिन क्या होता है कि जो गैप जब रहता है ना रिज्यूमेज में, तब दिक्कत आती है। आप खुद सोचो, अगर मैं अभी हायर करूंगा ना मेरे लिए भी खुद भी, तो मैं रिज्यूमेज देख के हायर करूंगा प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले आईटी और अगर सीएस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इनका 1 साल भी एक्सेप्ट किया जाता है, कि अगर उनका 1 साल 1.5 साल अगर गैप भी हो गया, तो भी चांसेस है कि इनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगी आपसे पहले। आप अगर एमबीए पास आउट हो
और आप रिसेंट पास आउट हो, फिर भी चांसेस है कि पहले इनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगे, ये चीज है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये होगा ही नहीं, इनका होने के बाद, ये रिजेक्ट होने के बाद फिर आपको ही चांस है। और ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने के बाद ये कंपनीज को नहीं पता रहता, लेकिन कंपनीज को इतना पता है कि थोड़ा बहुत तो उनको नॉलेज होगा ही, आईटी और सीएस क्या है तो। लेकिन ये भी करने के बाद, सिर्फ डिग्री लेने के बाद कोर्स तो सभी को करना पड़ता है, राइट? क्योंकि कॉलेज में थोड़ा बहुत नॉलेज हमें आ जाता है प्रोग्रामिंग का सब कुछ, लेकिन उतना नॉलेज नहीं आ पाता। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको भी यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है कि जो आपकी गैप हुई है तो उसको फिल कर लेना। एक तो ये 6 मंथ्स का इंटर्नशिप ले लेना, और 1 साल की आपको अगर जरूरत पड़े तो एक्सपीरियंस लेटर लगाना, तो आपका हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत हमें टाइम लगता है उसके लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब रेफरेंसेस मिलते हैं ना, तो रेफरेंसेस से जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है। रेफरेंसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू आ जाता है, रेफरेंस का ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ता है, रेफरेंस के थ्रू इंटरव्यू जल्दी शेड्यूल हो जाता है। तो ये चीज है, ठीक है निहाल? सर हाँ, यस करिश्मा। यस सर। सर अगर आईटी एंड सीएस में इंजीनियरिंग भी हुई है एंड एमबीए भी हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम आता है शॉर्ट लिस्टिंग में? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ही बहुत गलत है स्टूडेंट्स का, कि ऐसे वो कर लेते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उसमें कि उनको जाना कहाँ पे है, ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट है बाद में कि अगर आप आईटी में भी जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी फिर भी, क्योंकि आपका ये जो बैकग्राउंड है ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर ये अच्छे से है तो हो जाता है, ठीक है? और एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आया तो ये चेक ही नहीं करते। एक बार अगर आपने एक्सपीरियंस ऐड किया तो फिर बस आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपके स्किल्स के ऊपर ही आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर ये चेक ही नहीं किया जाता कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और क्या नहीं। और कुछ भी ऐसा डिग्री का भी मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए पैकेज भी जैसा होता ना, 3 LPA का अगर पैकेज है कंपनी का, तो वो इसे भी वही पैकेज देंगे और इसे भी वही पैकेज देंगे। या फिर कोई सिर्फ बीसीए भी करके गया है ना, उसको भी सेम ही पैकेज मिलेगा फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि कंपनीज का अगर पैकेज है कि फ्रेशर लेवल पे वो 3 LPA दे रही है, तो सभी को सेम ही पैकेज मिलता है फ्रेशर लेवल पे। तो बस वही है कि क्वालिफिकेशन मैटर करता है थोड़ा बहुत रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं है, सबसे लास्ट में इसको ऐड कर दो, स्किल्स ऐसी भर भर के ऐड कर दो आपकी रिज्यूमेज में, तो जाके फिर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा करना पड़ता है हमें जितना आपको आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, रिज्यूमे बना लेते हैं ऐसे रिज्यूमे बना लिया, अब स्किल्स में क्या ऐड किया, जैसे स्किल्स अब ये ऐसे ऐड करते हैं, एडमिन, देन अपेक्स, देन डेवलपमेंट। ऐसे नहीं ऐड करना है कभी भी, जो भी आपको आता है, जैसे LWC बस कॉमा, LWC लिख लिया कॉमा दिया, ऐसे नहीं ऐड करना है। LWC में आपने क्या इंप्लीमेंट किया, जो मेन पॉइंट्स है, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि कंपनीज को चाहिए ये आपके पास होना ही चाहिए, कोडिंग का नॉलेज अच्छे से, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आपने डेवलप किया, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर आपका हो 2-3 लाइन का, तो अच्छा रहता है कि आपको हाईलाइट करना है उन चीजों को कि ये मुझे अच्छे से आता है, तो रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होती है। सिर्फ कॉमा देखिए अपेक्स आता है, ये आता है, ऐसे नहीं करना है। तो रिज्यूमे अगर अच्छे से बनाओगे तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस है, क्योंकि पहला इंप्रेशन ना आपका रिज्यूमे है, ठीक है? बाद में फिर इंटरव्यूज में भी आपको अच्छे से बोलना है, अच्छे से अगर आप आंसर करोगे तो आपका चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन अभी ज्यादा है हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी में। आईटी में कंपटीशन कैसे ज्यादा है, लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके जाते हैं, ऐसा है कि अप्लाई करने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है? बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से ना आधे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज भी नहीं रहता, लेकिन रिज्यूमेज उनकी अच्छी होती है तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है। ऐसा है, कंपनीज तरसती है जिनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते, और हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनीज अपनी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करती, लेकिन टाइम आता है हर किसी का, ठीक है? तो बस टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और अप्लाई करते रहो हमेशा। अभी एक बैच का, एक हमारे जो लास्ट बैच थी, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले उनका प्लेसमेंट हुआ, तो पुणे में मिला उनको जॉब, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम में उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, ऐसा है। एक लास्ट बैच में जब एक स्टूडेंट का हुआ तो वो पुणे में थे, पुणे से इंदौर में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, एक्सपीरियंस लेवल पे गए थे, फ्रेशर ही, लेकिन उनका प्रिपरेशन काफी अच्छा था। लेकिन अब वो स्टूडेंट देखना, उनका प्रिपरेशन सबसे तगड़ा था मेरे उस बैच में, ठीक है? उस बैच में सबसे प्रिपरेशन, मेरे बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, आज डेमो सेशन में इतने स्टूडेंट्स हैं, बैच में इतने स्टूडेंट्स नहीं रहते, ठीक है? बैच में हम बहुत कम स्टूडेंट्स रखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे चाहिए मुझे क्लास के अंदर,
कि मतलब कोई फियर नहीं होना चाहिए पूछने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। टीम की तरह हम काम करेंगे, 10-15 लोगों की जैसे टीम काम करती है वैसे। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते हम एक बैच में। तो मुझे पता होता है फिर कि कौन स्टूडेंट अच्छा कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि आपका ग्रुप बन जाता है नया, और उसी ग्रुप में फिर आपको डेली के टास्क वगैरह शेयर करने होते हैं, ठीक है। तो उस स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन था, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन। आप बिलीव करो, बाकी लोगों का हो गया, मतलब 4-5 स्टूडेंट्स का हो गया, सबसे लास्ट में उनका हुआ जिनका सबसे अच्छा प्रिपरेशन हुआ था। वो भी फिर एक्सपीरियंस लेटर पे ही गए, लेकिन कभी कभार लक आता है ऐसे। लेकिन फिर उनको मिला तो अच्छे लेवल का पैकेज मिला, 9 लाख का फिर उनको पैकेज मिला कंपनी में, इंदौर की कंपनी थी। एंड वहां पर फिर उनको फ्लाइट की टिकट्स प्लस 15 दिन का स्टे कंपनी की तरफ से, तो ये चीज़ें मिली। तो ऐसा होता है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है हमें कभी कभार। बस स्किल्स अगर आपके पास होना, तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि स्किल्स वेस्ट ना हो, मतलब वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना जाए। आ गई आज अपॉर्चुनिटी, तो नेक्स्ट डे भी अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो आपका उतना प्रिपरेशन होना चाहिए कि वो इंटरव्यू क्लियर हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप हमेशा उस लेवल का रखें, इसीलिए हमने ये ऑप्शन रखा है अनलिमिटेड ट्रेनिंग का प्लस अनलिमिटेड बैचेस का, कि कोई भी बैच आप ज्वाइन करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग फिनिश हो गई फिर आप पढ़ाई तब कर रहे हो जब कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है। डेली नहीं पढ़ते लोग, तो डेली पढ़ना जरूरी है। तो अभी से टाइम टेबल बना लो, जो वर्किंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से टाइम टेबल बना लो, मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम, इवनिंग में थोड़ा टाइम। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंट पास आउट हुए हैं, जिनके पास टाइम ज़्यादा है, तो वो जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, मॉर्निंग की बैचेस है, इवनिंग की 2-3 बैचेस भी आप ज्वाइन करो तो भी चलेगा। एक बैच कर रहे हो, दूसरी रिवीजन के लिए ज्वाइन कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा सीखोगे तो आपको वो याद रहता जाएगा। इस हिसाब से प्रिपेयर करो आप लोग, सब लोग। क्लियर है गाइस? यस, अक्षय, अंशुल, हेलो हर्ष। सर बैच टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग या मतलब क्या वीकेंड का बैच? टाइम रहेगा गाइस, अपना सेम टाइम रहेगा, 10 टू मतलब 9 to 10 9 to 10। और वीकेंड बैच सर? वीकेंड में बैचेस नहीं है हमारी, वीकेंड बैचेस नहीं है हमारी, यही बैचेस होती है, मंडे टू सैटरडे बैचेस होती है। सर अगर अभी जो वर्किंग है तो उनका दिक्कत हो जाएगा ना सर अभी, मतलब तो उसके लिए फिर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई ऐसे वीकेंड बैच भी प्लान नहीं किया, क्योंकि वो फिर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें स्टूडेंट्स। हाँ तो वो एक्सटेंड होगा बहुत, यही मतलब देते हैं, ठीक है। ट्राई फिर आप यही करो कि इस बैच को ज्वाइन करो, इसके रिकॉर्डेड सेशंस आप लो, ठीक है। और फिर अगर पॉसिबल होता है तो सैटरडे संडे फिर आप ज्वाइन करते जाओ, मतलब मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालूं सैटरडे संडे, जितना भी हमने वीक में डिस्कस किया है मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। तो आप एक बार रिवाइज भी कर लोगे जब भी आपको टाइम मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन से। अगर कोई भी डाउट्स है, मैं सेम सेशंस आपको रिवाइज करा सकता हूँ सैटरडे संडे को। बस ये चीजें हो सकती है सर 8 to 9 नहीं हो सकता है क्या टाइम? क्या मॉर्निंग 8 to 9 मतलब ऑलरेडी बैच है 8 to 9। अच्छा अच्छा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी, उसमें अपेक्स प्रोग्रामिंग शुरू है, अभी एडमिन पार्ट फिनिश हो चुका है और अपेक्स प्रोग्रामिंग है। तो मल्टीपल स्टूडेंट जिनको भी थोड़ा बहुत अगर सेल्सफोर्स का आइडिया है, तो दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। 8 बजे की में बैच ज्वाइन करो, ये भी बैच ज्वाइन करो। इवनिंग में भी बैचेस है हमारी, लेकिन उसमें अभी डेवलपमेंट पार्ट शुरू है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। जितना टाइम आप अपने आप को दोगे अभी, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने अंदर, उतना ग्रोथ आपको आगे जाके मिलेगा। तो हम भी चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने स्किल्स के लिए दो, ठीक है? हेलो यस, हेलो या सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ सेम फील्ड में, सेल्सफोर्स एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो विथ 2 years मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था, और विथ 2.5 years मेरा ओरिजिनल एक्सपीरियंस है विथ इनोवा सॉल्यूशंस, एक कंपनी है। तो मेरा जॉब वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरा कैपजेमिनाई में भी हुआ था, TCS में भी हुआ था, और एसेंचर का मेरा मैनेजरल राउंड हुआ था। और फिर मैंने कैपजेमिनाई ज्वाइन भी किया था सितंबर मंथ, बट कुछ रीजन थे, क्योंकि मेरे मदर की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको 1.5 month में उसको लेफ्ट कर दिया। तो अभी अक्टूबर मंथ से मैं ट्राई कर रही हूँ जैसे इंटरव्यूज देने का, और मुझे तो अपना नॉलेज भी ब्रश अप करना है, क्योंकि मेरा जो 2.5 का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो वो जो प्रोजेक्ट था वो ओनली कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड था, मतलब था उसमें डेवलपमेंट, बट मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया डेवलपमेंट में।
तो जैसे LWC है, इंटीग्रेशन है या फिर ट्रिगर है, एपेक्स है, तो ये सारा सब कुछ ना वो मुझे काम करने के लिए नहीं मिला, वर्क करने के लिए नहीं मिला उस पे। तो मेरा नॉलेज भी ब्रश अप करना है और अभी साथ-साथ में मैं इंटरव्यूज़ भी दे रही हूँ, बट मेरा गैप बढ़ते जा रहा है अभी। क्रैक तो हो रहा है इंटरव्यू, बट जैसे दिसंबर मंथ था या फिर जनवरी मंथ था, तो उस वजह से, उस रीजन की वजह से भी मेरा थोड़ा-सा मतलब जैसे HR बोलते हैं कि नहीं आपका तो हो गया है, बट क्लाइंट के तरफ से कुछ अटका हुआ है, तो वो फिर नहीं हो रहा है। तो फिर इंटरव्यूज तो क्रैक होते हैं मेरे, बट वो प्रोसेस ही सामने नहीं जाती है। तो जो 5 मंथ्स का गैप है, या फिर अभी अभी मुझे भी नहीं पता कि कब प्लेसमेंट होगा, तो फिर वो गैप का कैसे करना है कि कुछ चलेगा? फिर मैं ये दे सकता हूँ 6 महीने का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वो आप लगा सकते हो। बस अच्छा, वही एक ऑप्शन है आपके पास। या फिर अगेन सेम चीज की 1 साल का फिर कहीं से आपको बाय करना पड़ेगा, तो वही आपको ओके, करना पड़ेगा। ये चीज ओके। कभी कभार होता है ऐसे कि हमें ऑप्शंस, मतलब हमारे पास स्किल्स भी होती है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। मेरा एक हाँ, स्टूडेंट है बैंगलोर में, उसका फ्रेशर लेवल पर प्लेसमेंट हुआ था एंड हुँ, दो दो साल उन्होंने काम किया, बट उसके बाद फिर कंपनीज में प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया, तो कंपनीज ने फिर उनको कहा कि ठीक है, तो आप अभी दूसरी जॉब के लिए आप अप्लाई करके स्टार्ट कर लो। हुँ, फिर वो वहां से ओके, निकल गए। उसके हुँ, बाद 2 महीने में उनको 2 अपॉर्चुनिटीज मिली, जॉब हुँ, अपॉर्चुनिटीज। अब एक हुँ, कंपनी में उनका हो गया, एक MNC थे आई थिंक, इन्फोसिस कुछ था, और एक नॉर्मल कंपनी थी। नॉर्मल कंपनी में पैकेज ज्यादा था, जो एक असिस्ट कंपनी थी, लेकिन MNC नहीं थी, लेकिन कंपनी थी अच्छी, तो वहां पर पैकेज ज्यादा था। उस कंपनी ने कहा कि आप वहां पर बता दो कि आप वहां ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि इन्फोसिस से ज्यादा पैकेज फिर ये कंपनी देने के लिए रेडी थी। उन्होंने वहां पर ईमेल करके उनको बता दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। सेम फिर हुँ, जब यहाँ पर ज्वाइन करने की बात है, तो उन्होंने रीजन बताया कि क्लाइंट की तरफ से अभी अप्रूवल नहीं आया है। मतलब ऐसा चीज हुआ, और उसके हाँ, बाद भी फिर उनको 3 महीने लगे दूसरी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, फिर वो हैदराबाद में हाँ, गए। तो ये होता है, पता नहीं अभी क्या होता है कभी कभार, हुँ। यही है। लेकिन नहीं, वो मेरे साथ तो बहुत बार, मतलब अभी भी जब मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, तो मेरे जैसे इन्फोसेप्ट कंपनी है, उसमें भी मेरा नागपुर रीजन में हुआ था। बट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपका हो गया है, बट क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है। तो जैसे फॉलो अप भी लेते हैं ना, तो वो फिर रिप्लाई भी नहीं करते। मतलब ऐसा चल रहा है। तो ये जो मंथ्स है हाँ, ना, ये मंथ वैसे रहते हैं, मतलब जो साल हुँ, एंडिंग के, तो उसमें सेम चीज होती है। लेकिन अभी अगर हुँ, आप अभी देखोगे ना अप्रैल के बाद, फिर आप देखना कि हायरिंग प्रोसेस हुँ, कैसी होगी अगेन। तो उसमें जल्दी जल्दी फिर वो हायर कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर को प्लान कर लेते हैं ना, तो उसमें फिर ज्यादा हुँ, चांसेस मिलते हैं आपको। जैसे अप्रैल के बाद अगर आप हाँ। अप्लाई करोगे ना, तो जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो कुछ टाइम वैसा होता तो है, फिर ये जो 6 मंथ्स का मेरा गैप जो होगा, 6 या 7 मंथ्स का जो भी है, तो फिर वो सर्टिफिकेट दिखा के हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा। आप उनको बता देना कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, या फिर कुछ फिर मैंने ब्रेक लिया था, और फिर जो लोकल कंपनी थी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन, मैंने फिर वहीं पे ज्वाइन किया, तो मैं ऑनलाइन वर्क करी थी इस कंपनी में, तो ऐसा भी आप बता सकते हो उनको। बट फिर वो पीएफ डिडक्शन वगैरह वो भी तो देखते हैं ना वो वो। बता देना कि PF वगैरह नहीं हो रहा था उसमें, मैंने बस, मतलब मुझे ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, और यहीं पर मैं काम कर रही थी, मतलब पार्ट टाइम कर रही थी। ऐसे बता देना ओके, उनको, चल जाता है, ओके, ऐसा कुछ नहीं। स्किल्स अगर आपके पास है और उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ 6 महीने की गैप के लिए तो ऐसा नहीं कि वो पूरा रिजेक्ट ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा रीजन अच्छे नहीं, से बता देना कॉन्फिडेंटली, तो हो जाता है। हाँ, एक्चुअली अभी भी पूछते हैं कि आप अक्टूबर मंथ से आप वर्किंग में नहीं हो, तो कुछ रीजन है क्या? बस तो मैं तो रीजन अच्छे से मेडिकल देना रीजन ही पड़ता है। बताती हूँ। बट एक 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 ऐसा भी कंसर्न होता है कि उससे भी कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, जो सिर्फ एक्सपीरियंस भी लेके गए हैं, सिर्फ हम्म, ऐसे कंपनीज का, लेकिन PF वगैरह उनके पास कुछ नहीं, तो उनको सिंपल बता देना कि PF नहीं कट रहा था, बस काम किया है हमने। तो काम करने के लिए तो फिर आप चेक कर लो हमें कि कितना स्किल्स आती है, बस। ओके, बाकी तो सिर्फ स्किल्स पे है। तो ये चीज है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस। थोड़ा सा प्रिपेयर करो आप भी, हमें भी। स्किल्स को और पॉलिश करो, मिल हाँ, जाता है, ऐसा नहीं। और ढूंढते रहो सेम चीज, हार नहीं मानना है, और अप्लाई करते रहना है।
तो जॉबलेस Yeah, कभी yeah. कभार टाइम आता है, ऐसा टफ टाइम होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, लक बाय चांस होता है। मैं आपको अपने स्टार्टिंग का बताता हूँ, जब हमने ज्वाइन किया था ना, मतलब स्टार्टिंग में कॉलेज फिनिश होने के बाद जब हमने कोर्सेज वगैरह किया था, ऐसे पुणे में फिर गए थे हमने, मतलब मैं तो बहुत सारी जगह पे गया हूँ, हैदराबाद, पुणे, बहुत सारी जगह पर मैं पढ़ा था, मतलब ऐसे मेरी आदत थी मतलब पढ़ने जाने की। तो वहां पर पुणे में ऐसा था, हमारे बैच में 15 लोग थे हम लोग, और 15 लोगों में जो सबसे ज्यादा जिसको आता था, ऐसे लोग छोटी छोटी कंपनी में चले गए, 3 लाख 4 लाख ऐसे। जो एक ऐसा स्टूडेंट था जिन्होंने जो टेस्ट होती थी क्लास की वो भी क्लियर नहीं होते थे, अब वो गया एक अच्छी कंपनी में, वहां पर हैकर रैंक, पता है आपको हैकर रैंक? तो हैकर रैंक और हैकर तो वहां पर कंपटीशन रहते हैं। तो हाँ, हाँ, हाँ. बाकी हमने क्या किया कि हमारी ट्रेनिंग पूरी फिनिश होने की थी, तो फिर वहां पर पूरा एमसीक्यू थी, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस थे, वहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या था वहां पर कि बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना था, छोटा सा प्रोग्रामिंग का यूज करके, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ, और फिर वो उसको अपलोड करना था। अब सब लोग वापस आ गए वहां से, मैं भी सेम कि मतलब वो उतना तो हुआ नहीं था हमारा, तो फिर डिस्कनेक्ट करके वापस आ गए। उस स्टूडेंट ने क्या किया, जो एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था क्लास के अंदर, वो अपलोड कर दिया वहां पे। ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया था क्लास में, बेसिक प्रोजेक्ट था, वो कोई बैंकिंग वगैरह का नहीं था, ऐसा था स्टूडेंट, लेकिन उसमें फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों इंप्लीमेंट किया था, वो अपलोड कर दिया, वो शॉर्टलिस्ट हो गया। अब एमएनसी की इंटरव्यू प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, उन्होंने हाँ. बस पहला ऐसा ही क्वेश्चन लिया बेसिक, उसके बाद भी सेम, मतलब टेक्निकल में सेम बेसिक क्वेश्चन पूछे, उसके बाद एक ऐसे राउंड हुआ मैनेजरियल, बेसिक क्वेश्चंस एंड उनका सिलेक्शन, तो 7 लाख का पैकेज उनको मिला। ये चीज है, लक लक बहुत रहता है इसमें, तो बस अप्लाई हाँ. करते रहना, कहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी मिले पता नहीं चलता, ऐसा होता है। लेकिन सेम कि जिनके पास फिर वो स्किल्स होती है, फिर बहुत से जो डिजर्व करता है 2 साल के बाद वो उसी लेवल पे चला जाता है, ये चीज भी है। तो स्टार्टिंग में हाँ. बहुत दिक्कत आती है, सबके लिए ऐसा है, ठीक है, बस प्रिपेयर करते रहो अच्छे से, अपना काम है, बस मेहनत करते रहो, मिलता है जो डिजर्व करते हैं वो मिलेगा। ओके, हाँ, वही मेरा एक ब्रशअप का था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना काम करने के लिए नहीं मिला, जो एज पर द 2.5 ईयर का मेरा रियल एक्सपीरियंस है, उस अकॉर्डिंग मुझे काम करने को नहीं मिला, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अभी ब्रशअप करना चाहिए मेरा नॉलेज, सो दैट मैं भी अभी प्रिपेयर कर रही हूँ उस वे से। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि एक बार चीजें सीखना होता है हमें अच्छे से, क्योंकि हाँ. ये हमारा ऐसा ही डेवलपर्स का सीखते रहना पड़ेगा, अगर बंद कर दिया तो फिर हमारा काम भी बंद हो जाता है, ऐसे ही हाँ. पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। ओके गाइस, सो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ओके। सभी स्टूडेंट्स ने क्लियर है, प्रॉपर्ली अटेंड करिए सेशन, और 2 दिन हमारे डेमो सेशंस है। कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन है गाइस, तो मैंने नंबर दिया है मेरा, मुझे कॉल कर लेना आप, और मुझसे फिर बात कर सकते हो, और कल भी कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो कल भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस। क्लियर है आज तक सभी स्टूडेंट्स? यस। और जो इंटरेस्टेड है वो मैम को मैसेज कर लो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एडमिशन आप कंफर्म करा सकते हो, तो आपको नोट्स का एक्सेस प्लस रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस आज ही मिलेगा, और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं सेम ग्रुप में आपको ऐड करा दूंगा, ठीक है। एक बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हम लोग, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच के अंदर, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से रहे। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, ठीक है। या ओके गाइस, ठीक है। सो कल मिलते हैं अगेन 9 बजे, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें, सब लोग ग्रुप में है ना गाइस, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं? यस। ओके, ताकि आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। सो कल 9 बजे सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए। ओके गाइस, देन थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।